हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके जूनियर सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो इस वीडियो से पहले हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या कहा गया है उसे देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन शुरू हुआ था वह 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। पहले संपादक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, लेकिन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, 1903 से 1920 ईस्वी तक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है, भारत भारती के रचयिता का नाम बताना है। आपको भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। यह द्विवेदी युग के जो है कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है यह बताना है। मैथिली शरण गुप्त की कृति कौन सी नहीं है? जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, हिम तरंगिणी। तो यहाँ पे देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना नहीं है वह हिम तरंगिणी है। यह माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस का संबंध चीरगांव झांसी से रहा है? यानी चीरगांव झांसी में किनका जन्म हुआ था? तो इन चार ऑप्शन में आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चीरगांव झांसी में जो जन्म हुआ था वह माखनलाल चतुर्वेदी का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखिएगा। इन कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या सही उत्तर होगा या क्या है। तो द्वापर किसका है पहले यह बताना है। तो द्वापर है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। हिम किरीटनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। और त्रिशूल तरंग किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। तो यह सही सुमेलित है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं यह आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं वह किसके हैं? द्विवेदी युग के। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति रामनरेश त्रिपाठी की है यह आपको बताना है। यानी रामनरेश त्रिपाठी की कृति कौन सी है वह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से रामनरेश त्रिपाठी की कृति को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है स्वप्न वह है रामनरेश त्रिपाठी का। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह जो पंक्तियाँ रची गई है वह किसके द्वारा? यानी किसकी पंक्तियाँ हैं यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर को आपको बताना है। तो यह जो पंक्ति है वह है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? तो चार ऑप्शन आपका दिया गया है। इसमें मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती को, उसको अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यह दिया गया है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह जो पंक्तियाँ हैं वह किसका है यह आपको बताना है। यह जो पंक्तियाँ हैं वह किसका लिखा गया है या किस रचना से है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यह जो लिया गया है वह किससे? यशोधरा से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा उसे बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? साकेत जो रचना लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, उनकी रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो साकेत जो 1931 में लिखा गया था उसका मूल उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है यह आपको बताना है। यह जो पंक्ति है वो किसका है यह आप बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी।
यह जो पंक्ति दिया गया है वह किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य की रचयिता इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। हल्दी घाटी जो लिखा गया है तो वह किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर का आपका चयन करना है। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उसमें सही उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम नारायण पांडे द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। सही उत्तर को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पुष्प की अभिलाषा जो लिखा गया वह माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है उसे देखते हैं, इन कृतियों को इनकी कृतियों यानी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यह आपको बताना है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे देखिए, कश्मीर सुषमा जो दिया गया है वह किसका है? श्रीधर पाठक का। हिंडोला किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। हृदय तरंग किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का। जौहर किसका है? श्याम नारायण पांडे का। तो यह सही रूप है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था वह कब से हुआ था? 1900 ईस्वी से। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन शुरू किए थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है वह देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? भारत भारती जो लिखा गया है किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा। उसका प्रकाशन कब हुआ था उसे आपको बताना है। तो भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1912 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। इनमें से किस कवि का जीवन काल 1886 से 1964 है? यानी आपको समय बताना है, इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जिसका जीवन काल 1886 से 1964 है? सही उत्तर आपको बताना है, यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी खड़ी बोली हिंदी को काव्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, भारतेंदु युक्तक जो था काव्य की भाषा वह ब्रज ही था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जब आए तो उन्होंने काव्य में भी खड़ी बोली को लागू कर दिया। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? यानी सभी कह सकते हैं समस्या पूर्ति किस काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषता किस में आता है? समस्या पूर्ति। तो यह भारतेंदु युग की बड़ी विशेषता थी समस्या पूर्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? यानी भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर को बताना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि कौन है? यानी स्वदेशी कुंडल किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो राय देवी प्रसाद पुड द्वारा लिखा गया है स्वदेशी कुंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, यह बताइएगा। नहीं पूछा गया है, तो रस कलश इनका है, चुभते चौपदे हैं और प्रिय प्रवास है, लेकिन मृत्युंजय नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, और रस कलश इनका ब्रज भाषा में रचित रचना है। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मृत्युंजय सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताना है। झांसी की रानी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, वह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किस कवि ने किया है? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन
किस कवि ने किया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो प्रभा और प्रताप नामक जो पत्रिका निकाली गई थी वह बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है यह बताना है। तो दिनकर की रचना कौन सा है यह बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो रसवंती है वह किसका है, दिनकर का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्वासी की रचयिता कौन है। क्वासी जो लिखा गया है वह उसके रचयिता कौन है यह आपको बताना है। तो क्वासी के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है यह आपको बताना है। यानी काम अध्यात्म का जो निरूपण किया गया है दिनकर द्वारा वह किस कृति में किया गया है यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उर्वशी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। यह आपको बताना है कि यह किसका किसका रचना है। तो हम बिस्पाई जन्म की यह किसका है, यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। मौर्य विजय किसका है, सियाराम शरण गुप्त का। पंचवटी किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। कुरुक्षेत्र किसका है, दिनकर का। तो यह सही रूप है आपके सामने, यह सही सुमेलित है, आप इसे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है। हल्दी घाटी जो प्रबंध काव्य है उसे ध्यान रखिएगा, प्रबंध काव्य है हल्दी घाटी, इसके जो रचयिता है वह कौन है यह आपको बताना है। तो श्याम नारायण पांडे की कृति है हल्दी घाटी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है। यानी ऐसा कौन सा कवि जो राष्ट्रीय चेतना से युक्त रचनाएं नहीं लिखता था उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त तो थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वे राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। यानी ब्रज भाषा के जो कवि हैं, कह सकते हैं द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में लिखने वाले, तो वह कौन से कवि हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ब्रज कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो समझ लीजिए इन्होंने ब्रज भाषा में सभी रचनाएं लिखी हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का महाकाव्य जो माना जाता है वह क्या माना जाता है, प्रिय प्रवास, जो 1914 में प्रकाशित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेख कवि हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे। यदि किस नाम से वे छापते थे, जो छद्म नाम था उनका वह क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो उनका जो छद्म नाम था वह था भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है। यानी द्विवेदी जो मंडल था उसमें कौन से कवि नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त भी थे, ठीक है, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, मुकुटधर पांडे हैं, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। सही उत्तर आपका डी है। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसने राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया था। यानी खड़ी बोली में वह महाकाव्य जो राधा कृष्ण के युग अनुरूप परिवर्तन कर दिया, वह कौन सी रचना है। तो जो लिखा गया है यहाँ पे वह कौन सी है, तो प्रिय प्रवास जो हरिओद जी द्वारा लिखा गया है। ये राधा के नवीन रूप का चित्रण इसमें किया गया है। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। तो यहीं ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाना जाता था। तो यहाँ पे देखिए सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले मैंने जगन्नाथ दास रत्नाकर को बता दिया था तो वह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। जगन्नाथ दास रत्नाकर केवल वह हैं
जो क्या लिखे हैं, ब्रज भाषा में रचना। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई थी? 1931 में प्रकाशित हुई थी कौन सी कृति, यह आपको बताना है। तो वह साकेत है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ नहीं है, यानी ऐसा जो रचना जिसमें भ्रमर गीत नहीं है। ठीक है, यानी उद्धव और गोपिकाओं का जो संवाद है वह नहीं है, तो वह साकेत में नहीं है। बाकी प्रिय प्रवास, भ्रमरदूत, उद्धव शतक में है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं, कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। तो कश्मीर सुषमा जो लिखा गया है वह श्रीधर पाठक द्वारा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? यानी रोमानी भाव से युक्त जो कवि रचना करते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो वह स्वच्छंदतावादी कवि कहलाते थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया? तो गोल्ड स्मिथ के जो भी रचनाएं थे उनका हिंदी में अनुवाद जो किया गया है वह किया गया है श्रीधर पाठक द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नाट्य रचना है? नाट्य रचना बताना है, यानी मैथिली शरण गुप्त का कौन सा ऐसी रचना है जो नाट्य रचना है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, तिलोत्तमा। यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जकी नाम से कौन उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, वह कौन से कवि हैं? उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से लिखते थे, किसमें? जकी उपनाम से लिखते थे उर्दू में। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि सुकवि नामक पत्रिका का संपादक इनमें से कौन किया है? सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन कवि करता था? सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सुकवि नामक पत्रिका जो लिखते थे, संपादित करते थे, वह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? यानी किस उपनाम से लिखते थे, यह आपको बताना है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो उपनाम से लिखते थे वह राष्ट्र प्रेम की कविताएं त्रिशूल उपनाम से। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है आपका बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, सही उत्तर को आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुकुटधर पांडे को उन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं कवि और उनकी रचनाएं दिए गए हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो विष्णुप्रिया जो है वह किसका है? यह है मैथिली शरण गुप्त का। हिम किरीटनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर। यह सही मिलान है, सही सुमेलित है, आप इसे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर ऑप्शन से बात करेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता अगर पूछे तो यह है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है आपका सी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य उपनाम क्या है? द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है उसे आपको बताना है। ठीक है, अन्य नाम क्या है वह आप बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है नवजागरण सुधार काल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, यह आपको बताना है। सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, इसे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, उसका मूल दर्शन सर्मात्मवाद है, यह परिभाषा किसकी है, यह बताना है। छायावाद की जो यह परिभाषा दी गई है वह किसके द्वारा दी गई है, आपको बताना है। तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्मात्मवाद है, यह जो परिभाषा दिया गया है वह दिया गया है महादेवी वर्मा द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया गया है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है, यह परिभाषा किस आलोचक का है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है, यह किसका कथन है। तो यह छायावाद के संदर्भ में जो कथन है वह रामकुमार वर्मा का है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया गया है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित करते हैं, यह कथन किसका है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब छायावाद हिंदी में उसे कहते हैं, यह किसका कथन है, यह आपको बताना है। तो यह किसका कथन है, यह है जयशंकर प्रसाद का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का 2 अर्थों में समझना चाहिए, यानी छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्य के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है, यह आपको बताना है। तो यह महत्वपूर्ण कथन है, यह जो कथन है वह किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी, इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, यह विचार किस आलोचक के हैं, यह आपको बताना है। यह विचार किस आलोचक के हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यह जो विचार है वह किसका है, यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है, यह बताना है। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है। रहस्यवादी भावना है, स्थूलता के प्रति सूक्ष्मता, शोषण का विरोध, अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं है वह है शोषण का विरोध, यह इसमें सही नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। विधुर उर के मृदु भाव से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुंद दुहरे दृग द्वार। यह जो पंक्ति है वह छायावाद की किस पंक्ति यानी किसका लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो यह जो पंक्ति है वह पंत जी का है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा है किया शोध। यह जो पंक्तियाँ है यह महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह किसका है, जो अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। तो यह जो पंक्ति है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह किस छायावाद का पंक्ति है, यानी छायावाद के किस कवि का पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह है प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है आपको बताना है। तो छायावाद की समय सीमा जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है, यानी उपयुक्त क्या है। कविताओं में किस कविता से छायावाद की जो शुरुआत मानी गई है वह किससे मानी गई है। तो जूही की कली जो है वह निराला जी का, उससे छायावाद का प्रारंभ मानना उपयुक्त माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है, यह बताना है। देखिए इनकी चारों कृति तो इनकी है, लेकिन बताना है कि यह अंतिम की कृति कौन सी है छायावाद की। तो कामायनी जो 1935 में रचित है वह उनकी अंतिम कृति है। यह महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं और श्रद्धा मनु इसके पात्र हैं।
खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो देखिए कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? यानी सुंघनी साहू जो वाराणसी के सुंघनी साहू परिवार था, घराना था, उसमें जो जन्म हुआ था वह प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, यह बताना है। तो उनकी जो रचना है वह है प्रेम प्रथिक। यह पहले खड़ी बोली ब्रज भाषा में थी लेकिन बाद में उससे किस में बदल दिया गया है? खड़ी बोली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? यह आपको बताना है कि विरह काव्य इसमें से कौन सा है जो प्रसाद द्वारा रचित है। तो यह आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया आंसू वह क्या है? विरह काव्य है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है यह बताना है। तो कामायनी जो लिखा गया किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा। उसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कामायनी के पात्र ईड़ा का प्रतीक क्या है? यानी ईड़ा किसके प्रतीक में है? सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए बुद्धि के प्रतीक हैं, हृदय की प्रतीक श्रद्धाएं, मन के मनु हैं, ठीक है, और ईड़ा किसकी हैं? बुद्धि की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? प्रसाद जी पर जो यह पंक्ति इन्होंने लिखा था उस पर आरोप लगा था किसका? पलायनवादी होने का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यह पंक्ति किस कवि का है? तो यह तो रूपक अलंकार का उदाहरण है, यह पूछा जाता है बार बार, और यह पंक्ति किसका है? प्रसाद जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? जो सरोज स्मृति लिखा गया है वह किस रचना का है, यानी किस कवि का है, यह आपको बताना है। तो अपनी पुत्री की याद में लिखा गया सरोज स्मृति जो लिखा गया है वह निराला जी द्वारा। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है किस प्रतीक के रूप में घोषित करता है? यहाँ पे दिया गया है राम की रावण पर विजय, देव की दानव पे विजय, मानव की शक्ति पर विजय, सत्य की असत्य पे विजय। सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतीक है वह है सत्य की असत्य पे विजय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? यह आपको बताना है। यानी निराला की जो जूही की कली पत्रिका है रचना है वह किस पत्रिका में अस्वीकृत कर दिया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो प्रगतिवादी यहाँ पे है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम के पहले जोड़ता है? यानी महाप्राण किस कवि को कहा जाता है यह आपको बताना है। वह छायावादी के कवि हैं। तो सही उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पे निराला जी जो हैं वह महाप्राण के नाम से जाने जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि, तो यह पंत जी को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्म भूमि कुमांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? तो देखिए जो प्रकृति चित्रण करने वाले कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि, वह पंत जी हैं। तो सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है
किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? यानी कौन सा कवि है जो रचना लिखा छायावाद में भी, प्रगतिवाद में भी, नव मानवतावाद में? तो वह महत्वपूर्ण कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में मधु काव्य की रचना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मधु काव्य जो रचे गए हैं वह किसके द्वारा हिंदी में? सही उत्तर है बच्चन, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, यह आपको याद होगा। तो यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए। तो मधुकलश जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपको बताना है। तो मधुकलश जो लिखा गया है वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बजी न फिरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की रचना का है? बजी न फिरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला, यह जो पंक्ति है वह किसका है? तो यह बच्चन के मधुशाला का है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उससे देखते हैं। यहाँ पे है, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? यानी आकाशवाणी में भी काम करने वाले कौन थे? सही उत्तर आपको बताना है। तो यह काम जो किए थे वह सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे आपके प्रश्न दिए गए हैं, रचना दिए गए हैं और रचनाकार को सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला जी का है। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का। लोकायतन किसका है? सुमित्रानंद पंत का। सांद गीत किसका है? महादेवी वर्मा का। तो यह सही सुमेलित रूप है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुई? यानी कौन सी रचना ऐसी है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा जो पंत जी का है उस पर सबसे पहले हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। यहाँ पे दिए गए, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है, निराला के राम अवतारी पुरुष है, निराला के राम सामान्य मानव है, निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पे सही चयन करना है। तो देखिए, निराला के जो राम है वह सामान्य मानव है। सही उत्तर आपको क्या करना है? सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध में किसके जीवन की सत्य अभिव्यक्ति हुई है? यह जो पंक्ति लिखा गया है वह निराला ने स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? सरोज स्मृति जो लिखा गया है उसमें सरोज कौन है? तो निराला की पुत्री थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? निराला की जो साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित है उसके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की कौन सी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह की कौन सी रचना है यह आपको बताना है। तो उनकी रचना है कलापी। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि के है आपको बताना है। तो यह पंक्ति है भगवती चरण वर्मा का। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह जो पंक्ति है वह किसका है? भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह जो पंक्ति है वह किस कवि का है यह आपको बताना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह जो पंक्ति लिखा गया है वह बालकृष्ण शर्मा नवीन का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखा है यह आपको बताना है। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखा है? सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कुकुरमुत्ता जो लिखा गया वह निराला द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उससे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुनबे गुलाब में जो गुलाब है वह किसका प्रतीक है? तो पूंजीपति का प्रतीक है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ यह आपको बताना है। तो दिनकर की जो रचना है वह कौन सा है? उर्वशी। उर्वशी पे उनको क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है,
श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं मूल भावना की दृष्टि में किस प्रकार की कविता माने गए हैं। इसकी मूल भावना में किस प्रकार की कविता है, तो यह आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही उत्तर आप बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी। सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवादी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से जो जाना जाता है वह किसे जाना जाता है। सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन में आपके सामने महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है। प्रवासी के गीत यह किसका है, आप बताइएगा। तो यह किसका है, नरेंद्र शर्मा का। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलनों की रचना किसने की। तो मधुशाला एवं मधुबाला जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है, वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किसने किया था। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किसने किया था, कौन सा छायावादी कवि ने किया था। सही उत्तर है आपका निराला जी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है, यह आपको बताना है। यानी छायावाद की पहली कृति जो प्रसाद द्वारा रचित है वह क्या है, वह है झरना। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है, यह आपको बताना है। निराला की रचना कौन सी नहीं है, तो छोको श्वास इनका नहीं है, परिमल गीतिका तुलसीदास इनका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जूही की कली जो निराला की रचना थी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था, वह 1916 में रचित गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वहीं प्रश्न यहाँ पे है कि जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। तो उस पर किसका आरोप लगाया गया था, अश्लीलता का। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो यह 105 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आधुनिक काल से। इसका एक भाग और आएगा, तो जल्द ही वह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगेगा, अपना जवाब अपना विचार ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।